हेलो साथियों, सभी को स्वागत है आपका ऑनलाइन यूट्यूब चैनल अवध कोचिंग क्लास पर। ठीक है, तो आज का हमारा जो वीडियो होगा उत्तर प्रदेश विशेष संबंधित होगा, यानी यूपीएसआई, यूपीपी और आगे होमगार्ड जैसी परीक्षाओं में जो सवाल आपसे बन सकते हैं वो यहाँ पे बेहतर तरीके से उसको एक्सप्लेन किया जाएगा। क्योंकि ये सवाल जो 20 क्वेश्चन होंगे वो पिछले सालों में यानी पिछले एग्जामों में ये आपके पूछे गए सवाल हैं। ठीक है, जो कि इसमें 1991 से लेकर 2021 तक के सवाल इसमें हमने शामिल किए हैं। तो आज हमारा ये जो भाग होगा वो 5वें नंबर का होगा, यानी 5th ये पार्ट होगा। इससे पहले आप 4 पार्ट यूपी स्पेशल यूपीएसआई के संदर्भ में आप पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन इसमें क्या है। आज का पहला क्वेश्चन है कि प्रशासनिक सुविधा के लिए उत्तर प्रदेश में कितने नगर पालिका यानी म्यूनिसिपल बोर्ड हैं। ठीक है, तो ये पहले भी आपने डिस्कस किया था, हमने पढ़ा भी था कि भाई वर्तमान में ये कितने हैं, तो ये 200 हैं। कितने हैं? ये 200 हैं। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में बुंदेलखंड विश्वविद्यालय स्थित है? देखो यहाँ पे लिखा है कि बुंदेलखंड विश्वविद्यालय स्थित है, और ये बात हम सभी लोगों को पता है कि उत्तर प्रदेश का जो बुंदेलखंड वाला एरिया है वो एक कैसा एरिया है? एक पठारी एरिया है। पठारी एरिया है, तो पठारी एरिया जो होते हैं वो खनिज संसाधनों से परिपूर्ण होते हैं। तो ये जो आपके खनिज जो मिनरल्स आपके पाए जाएंगे वो उत्तर प्रदेश के इस बुंदेलखंड वाले क्षेत्र में पाए जाएंगे। और बुंदेलखंड में कितने जिले आते हैं? तो टोटल 7 जिले आते हैं। तो वो 7 जिलों के लिए अपना एक विश्वविद्यालय खोला गया है जिसका नाम रखा गया है बुंदेलखंड विश्वविद्यालय। तो ये किस जिले में बनाया गया है? तो ये बनाया गया झांसी। ठीक है, झांसी। तो ये बनाया गया है झांसी में। और ये कब बनाया गया था? तो 1975 में। और आपको पता होना चाहिए कि बुंदेलखंड एरिया में झांसी जो है एक मंडल भी है, और ये विकसित यानी डेवलप, बाकी की अपेक्षा तो डेवलप ये क्या है आपका एक जिला है। ठीक है, तो 1975 में ये बनाया गया था। तो बुंदेलखंड में ध्यान रखना कि बुंदेलखंड में यूपी के 7 जिले आते हैं। ठीक है ना, बुंदेलखंड में यूपी के 7 जिले आते हैं। कौन कौन से? तो जरा देखिएगा। एक हो जाएगा हमीरपुर, ठीक है, दूसरा हो जाएगा जालौन, थर्ड हो जाएगा आपका महोबा, चौथा हो जाएगा बांदा, पांचवा हो जाएगा चित्रकूट, छठा हो जाएगा झांसी, सातवां हो जाएगा ललितपुर। तो ये यूपी के 7 जिले आते हैं जो बुंदेलखंड रीजन का है। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे आप। तो 1975 में भी स्थापित हुआ था ये। चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय कानपुर की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष की गई थी? ठीक है, तो 1975, 1980, 1970, 1990। तो देखिए जो चंद्रशेखर आजाद कृषि विश्वविद्यालय, इसकी स्थापना कब हुआ था? 1975 में हुआ था। कब हुआ था? 1975 में हुआ था। और जो चंद्रशेखर आजाद कृषि विश्वविद्यालय है, ठीक है, ये कहीं ना कहीं इसमें 8 संकाय हैं। 8 संकाय मतलब उसके अंदर 8 विभाग है, जैसे मत्स्य पालन है, फूल है, और इस तरीके से 8 संकाय हैं इसमें। ठीक है, तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश की विधानसभा में डैश डैश सदस्यों को चुना जाता है। ठीक है, यानी कि जिस समय यह सवाल पूछा गया था उस समय उनकी संख्या 404 थी, लेकिन वर्तमान में ये संख्या घट गई है। ठीक है ना, तो ये जिस समय सवाल पूछा गया था 2021 में, तो उस समय ये संख्या ये इतनी थी। ठीक है ना, तो इधर ना कि विधानसभा में वर्तमान सदस्य कितने हैं, तो वो बताएंगे आप 403। ठीक है ना, 403 ये है। ठीक है, वर्तमान सदस्य 403 ही है। पहले ये 404 थे, क्योंकि एक एंग्लो इंडियन जो व्यक्ति नियुक्त होता था उसको अब हटा दिया गया है। राजस्व बोर्ड की स्थापना 1831 में डैश में की गई थी, मतलब कहाँ की गई थी? 4 ऑप्शन है, वाराणसी, कुशीनगर, इलाहाबाद, मिर्जापुर। तो देखिए राजस्व बोर्ड वर्तमान में कहाँ है? तो ये है इलाहाबाद में। क्योंकि आप ये चीज देखिए समझिए, क्योंकि अभी वर्तमान में उत्तर प्रदेश की प्रशासनिक राजधानी या मुख्य राजधानी कहाँ है? लखनऊ में है। ये बात हम सभी को पता है, लेकिन क्या लखनऊ हमेशा से राजधानी रही यूपी की? ऐसा नहीं है। तो लखनऊ से पहले जो राजधानी हमारी बनाई गई थी वो बनाई गई थी इलाहाबाद, और इलाहाबाद से पहले भी राजधानी कहाँ थी? आगरा थी। कहाँ थी? आगरा थी। तो इलाहाबाद जब राजधानी थी तो उस समय बहुत सारी चीजें, चाहे शिक्षा निदेशालय हो, चाहे बेसिक हो, चाहे माध्यमिक हो, इन सबका निदेशालय कहाँ बनाया गया?
इलाहाबाद में। उसके अलावा राजस्व बोर्ड भी कहाँ गठित किया? इलाहाबाद में। ठीक, तो ये 1831 की बात है। ठीक है, तो उस समय से ये यहीं पर अभी है। कुछ चीजें लखनऊ चली आई, जब राजधानी बदली तो बहुत सारी चीजों का मुख्यालय लखनऊ चला आया, जो नया स्थापित किया गया वो लखनऊ में किया गया, लेकिन उस समय ये राजस्व बोर्ड कहाँ रहा? लखनऊ में, सॉरी इलाहाबाद में रहा। ठीक है, तो राजस्व बोर्ड की स्थापना 1831 में की गई थी और ये कहाँ की गई थी? इलाहाबाद में, और आज भी ये इलाहाबाद में ही है। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। चलिए अगला देखिए सवाल। अगला सवाल है, उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली किस वर्ष में स्थापित हुई थी? ठीक है, किस वर्ष ये स्थापित हुई थी? निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण। तो ये बात हम सभी को पता है कि ये 1994 ही सही इसमें आंसर होना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमें ये पता होना चाहिए, क्योंकि क्या हुआ कि 73वां जो अमेंडमेंट था, 73वां जो संविधान संशोधन जो एक्ट आया 1992 वाला, ठीक है ना, तो इसी वाले में हमने व्यवस्था किया था किसका? तो निर्वाचन, राज्य निर्वाचन आयोग की हमने क्या की थी? व्यवस्था की थी। ठीक है, तो इसी के तहत हमने क्या किया था कि ये व्यवस्था यानी नियमावली क्या किया था? हमने तैयार किया था। ठीक है ना, तैयार किया था। तो 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के तहत ही क्या हुआ था? जो आपका PRI है, यानी कि पंचायती राज जो इंस्टीट्यूट है, यानी कि पंचायती राज जो संस्था है, इनको क्या मिला था? संवैधानिक, क्या मिला? संवैधानिक दर्जा दिया गया। ठीक है ना, क्या दिया? संवैधानिक। PRI का मतलब है पंचायती राज इंस्टीट्यूट। ठीक, आगे देखिएगा। अगला है, महात्मा ज्योतिबा फूले रुहेलखंड विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? आपको पता होना चाहिए कि रुहेलखंड को पहले बरेली ही कहते थे, तो पहले इसका नाम रुहेलखंड विश्वविद्यालय ही था। ध्यान रखेंगे, पहले इसका नाम क्या था? रुहेलखंड विश्वविद्यालय ही था। बाद में 1997 में इसको बदलकर नाम रख दिया गया महात्मा ज्योतिबा फूले रुहेलखंड विश्वविद्यालय। तो ये कहाँ पे है? ये है आपका बरेली में। कहाँ पे भैया? ये है बरेली में। पहले इसका नाम क्या था? पहले आप समझ लो, पहले इसका नाम था रुहेलखंड विश्वविद्यालय। क्या नाम था? रुहेलखंड विश्वविद्यालय इसका पहले नाम था। फिर क्या हुआ कि 1985 में इसे एक आवासीय विश्वविद्यालय बनाया गया। फिर उसके बाद में 1997 में इसका नाम बदलकर रखा गया क्या? महात्मा ज्योतिबा फूले रुहेलखंड विश्वविद्यालय। कहाँ पे है ये? ये है बरेली में। ठीक है ना, कहाँ पे है ये? बरेली में। उत्तर प्रदेश पंचायती राज उत्तर प्रदेश पंचायती राज सदस्यों, प्रधानों और उप प्रधानों का चुनाव नियम डैश वर्ष में स्थापित किए गए थे। ठीक, तो देखिए ये बात फिर वही आ गई, क्योंकि अगर हम पंचायतों को लेकर जब भी बात करेंगे तो उसमें बहुत सारी नियमावली जो बनी वो 1994 में ही बनी। ठीक है ना, किस एक्ट के माध्यम से? तो 1992 वाले एक्ट के माध्यम से। ठीक है, ये बनाई गई थी। तो मतलब ग्राम पंचायतों में सदस्य कौन होगा, प्रधान का निर्वाचन कैसे होगा, चुनाव कैसे होगा, कितना समय रहेगा, कौन उसको शपथ दिलाएगा, ये सारी बातें हमने कब तैयार की? 1994 में तैयार की। ठीक है, अब वर्तमान में देखेंगे तो उत्तर प्रदेश में जो उप प्रधान हैं ये अब नहीं चुने जाते हैं, इनको अब हटा दिया गया है। यानी कि जिस समय न्याय पंचायतों को हटाया गया उसी समय हमें लग रहा है कि ग्राम पंचायतों में जो उप प्रधान होते हैं उनको हटा दिया गया, क्योंकि उप प्रधान का कोई काम विशेष आप देखेंगे नहीं था। ठीक है, तो इसलिए उनको हटा दिया गया है। जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से कौन से जिले में साक्षरता दर सबसे अधिक है? बदायूं, श्रावस्ती, रामपुर, जीबी, पंत। यानी जीबी नगर है गौतम बुद्ध नगर। अच्छा देखो, यहां पे इन लोगों ने बड़ी अच्छा सवाल बना दिया है। ठीक है, अब बच्चा इसमें गौतम बुद्ध नगर जोड़ेगा, ठीक है, जबकि शॉर्ट फॉर्म दे दिया है जीबी नगर यानी गौतम बुद्ध नगर। तो इसमें जो सही आंसर आपका है वो है जीबी नगर। ठीक है, जीबी नगर। तो ध्यान रखेंगे कि यूपी का जो साक्षरता है, यूपी की जो वर्तमान मतलब 2011 के अनुसार यूपी की साक्षरता जो दर है वो है कितनी? लगभग 67%। ठीक है, जिनमें से अगर हम बात करेंगे पुरुष महिलाओं की, पुरुष व महिला, तो एवरेज से क्या करो 10 बढ़ा दो पुरुषों में, यानी कि लगभग 77%, और महिलाओं में कितना है? 57%। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। लेकिन ये जो गौतम बुद्ध नगर है, ये जो जिला आपका कौन सा है? ये है गौतम बुद्ध नगर। तो गौतम बुद्ध नगर में क्या है? यहाँ पे सबसे ज्यादा पढ़े लिखे लोग हैं, यानी लगभग 80% से ये ज्यादा का आंकड़ा है। ठीक है,
और सबसे कम की बात करेंगे, सबसे कम साक्षरता दर कहां पे है, सबसे कम साक्षरता ये कहां पे हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका श्रावस्ती में, ठीक है, कहां हो जाएगा, श्रावस्ती में हो जाएगा, ठीक है। तो ये बात समझिए, ये सारे आंकड़े कैसे हैं, जो आपका जनगणना 2011 हुआ था यानी सेंसस, ठीक है, 2011 के अनुसार मैं ये सारी बातें बता रहा हूं आपको। उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर क्षेत्र का प्रसिद्ध लोकगीत निम्नलिखित में से कौन सा है। अब क्योंकि यहाँ पे दे रखा है कि भाई मिर्जापुर, तो ये बात सभी को पता है कि मिर्जापुर का तो बहुत ही फेमस लोकगीत है, वो है कौन सा, कजरी, ठीक है ना, कजरी। तो कजरी जो है ये कब गाई जाती है, तो वर्षा ऋतु, वर्षा ऋतु में इसका क्या होता है, गायन किया जाता है। क्योंकि मिर्जापुर में एक मंदिर है अष्ट, ठीक है ना, वहां पे एक मंदिर है जिसे हम विंध्यवासिनी देवी मंदिर, ठीक है ना, विंध्यवासिनी देवी मंदिर, तो ये वहीं पर इसका गायन काफी ज्यादा फेमस है। बाकी मिर्जापुर के अलावा ये आप देखेंगे तो इलाहाबाद वाले एरिया में और लखनऊ वाले एरिया में, बनारस वाले एरिया में बहुत ही फेमस है, ठीक है। तो कजरी आप देखेंगे तो एक क्या है, लोक गीत बन चुका है, और लोक गीत के अलावा ये कहीं ना कहीं वर्तमान में इसकी प्रसिद्धि बहुत ज्यादा है, और ये अर्ध शास्त्रीय गीत का भी रूप धारण ये कर लिया है, ठीक है। तो कजरी जो है वर्षा ऋतु में गाया जाता है, कहां पर, मिर्जापुर में, ठीक है ना, कहां पे, मिर्जापुर में। कजरी के लिए कई सारे अखाड़े हैं, ठीक है ना, कई सारे इसमें क्या है, अखाड़े हैं। आगे देखिएगा, उत्तर प्रदेश में आतंकवाद निरोधी दस्ते का गठन, यानी कि इसे एटीएस, क्या बोलेंगे, एटीएस, एटीएस का गठन किया गया, कब किया गया, तो ये बात हमने पहले भी आपको बताई थी पिछले वीडियो में, किसका जो गठन किया गया था वो 2007 में किया गया था। इसका उद्देश्य क्या है कि यानी कि उत्तर प्रदेश में क्या है, जो आतंकवादी गतिविधियां हैं, ठीक है, उसमें निगरानी करना, उसको कम करना, उसको निष्क्रिय करना, ठीक है, ये इसका काम रहेगा। हालांकि ये कई राज्यों में इसका स्थापना की गई है, बहुत सारे राज्यों में विशेष पुलिस बल होती हैं, तो वो इनका काम करती हैं। तो ये स्थापित हमारे यूपी में कब हुआ, 2007 में। तो क्या, आतंकवाद निरोध दस्ते से कहते हैं क्या, एटीएस। आज एक एटीएस का फुल फॉर्म क्या है बताएंगे, एंटी टेरर स्क्वाड, ठीक है, इसका क्या हो जाएगा, फुल फॉर्म हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस शहर में श्रावण झूला मेला मनाया जाता है या लगता है, तो ये स्पेशली कहां लगता है भाई, ये लगता है अयोध्या में, ठीक है ना, जिसे पहले फैजाबाद कहते थे, तो ये अयोध्या का मेला है, ठीक है ना, सावन महीने में लगेगा ये, ठीक है ना, मुझे लग रहा है शुक्ल पक्ष में लगता है, शुक्ल पक्ष के तीसरे दिन से ये शुरू होता है, ठीक है। अच्छा, इसमें होता क्या है, देखो, जो श्रवण ये झूला मेला है, इसमें क्या होता है, इसमें ये होता है कि अयोध्या के मंदिरों में स्थापित मूर्तियों को, ठीक है, मूर्तियों को मणि पर्वत की ओर ले जाया जाता है, ले जाया जाता है। तो मणि पर्वत कहां पे है, अयोध्या में है, मणि पर्वत कहां पे है, अयोध्या में है, ठीक है ना। तो इस दिन क्या होता है, जिस दिन ये मेला लगता है, झूला मेला, जिसे सावन के महीने में लगता है, तो इस दिन क्या होता है कि अयोध्या जो शहर है उसमें क्या होता है कि जितने भी मंदिर हैं, उन मंदिरों में जो भी मूर्तियां स्थापित की जाती हैं देवताओं की, उन देवताओं की मूर्तियों को मणि पर्वत की ओर लेके जाया जाता है, वहां पे झूला उन मूर्तियों को झुलाया जाता है। इस तरीके से इसमें कुछ व्यवस्था है, ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे। बाकी जौनपुर जानते हैं, जौनपुर यूपी का वो जिला है जहाँ पे सबसे अधिक क्या है, लिंगानुपात है, यानी सेक्स रेशियो है, यानी 1024, यानी कि 1000 से ज्यादा है। प्रतापगढ़ वो जिला है जहाँ पे आंवले की खेती बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि हमें पता है कि प्रतापगढ़ बहुत फेमस है आंवले की खेती के लिए, सबसे ज्यादा उत्पादन आंवला यहीं पे होता है, ठीक है। बाकी झांसी तो आप जानते हैं ये बुंदेलखंड वाले हिस्से में आता है। उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से किस स्थान पर नंद भवन स्थित है, ठीक है, नंद भवन, तो नंद यही समझ लो, मथुरा के अलावा और कहाँ हो सकता है, तो हमें पता है कि मथुरा में एक गांव है नंदगांव, ठीक है, कहाँ पे है, ये है नंदगांव, ठीक है ना। तो ये नंदगांव में, ठीक है, नंदगांव में, नंदगांव कहाँ पे है तो बताएंगे ये है मथुरा में, ठीक है, मथुरा में ये है। और ये जो नंद भवन है मंदिर है, इसको 19वीं शताब्दी में, 19वीं
शताब्दी में, ठीक है, 19वीं शताब्दी में एक व्यक्ति हैं, कौन, रूपा सिंह, रूपा सिंह द्वारा इस मंदिर को क्या गया, स्थापित किया गया था। तो इसमें जो आपके जो कृष्ण हैं और जो बलराम हैं उनकी मूर्तियों को स्थापित किया गया है। खासकर जो मूर्ति है वो काले पत्थर से बनाया गया है और उसको स्थापित किया गया है, ठीक है। तो नंदगांव में ये है मूर्ति, ठीक है ना, ये मंदिर वहीं पे है। उत्तर प्रदेश में एम्बुलेंस के लिए आपातकालीन फोन नंबर निम्नलिखित में से कौन सा है, ठीक है। एम्बुलेंस, ये सभी को पता चाहिए भाई, एम्बुलेंस यानी कभी भी दुर्घटना हो जाए तो सबसे पहले आपको इस नंबर पर फोन कर लेना है ताकि किसी व्यक्ति की जान बचाई जा सके, है नहीं। तो वो नंबर कौन सा है बताएंगे, वो नंबर है आपका 108। कौन सा है, 108 नंबर। अब मैं कुछ यहाँ पे कुछ नंबर में लिख रहा हूँ, ठीक है, कुछ विभागों का जो टोल फ्री होते हैं और आप सही समय पे कॉल कर देते हैं, ठीक है ना, तो आपके लिए वो सेवा उपलब्ध कराते हैं, ठीक है। तो देखिए जैसे अगर मैं बात करूं, अगर भैया कि वन विभाग का टोल फ्री नंबर क्या है, 1926, क्या है, 1926 है, ठीक है ना, 1926 है। आप यहीं भी देखेंगे, अगर पशु पशु चिकित्सा सेवा जो है वो है 1962। यानी कि अगर कहीं जानवर, जैसे आपका घर का मतलब घरेलू जानवर हो या फिर वैसे भी जानवर कोई भी हो, अगर उसको चोट लगा है या फिर उसको कोई दिक्कत समस्या है, ठीक है, तो आप इस पर 1962 पे कॉल करिए और वहां से गाड़ी आएगी और वो आपको इलाज करेगी, उसका जो भी होगा ट्रीटमेंट कर देगी। और मिनिमम कम से कम शुल्क लग लिया जाता है, मुझे लग रहा है 5-5 रुपए शुल्क लिया जाता है, तो ये बहुत ही कम कॉस्ट है, ठीक है। वन विभाग, जैसे आपको लग रहा है कि कहीं पे अवैध रूप से कहीं पे पेड़ पौधे काटे जा रहे हैं, ठीक है, या कहीं पे जानवर वहां पे नुकसान, जैसे जंगलों में कोई समस्या अगर हो तो आप इस पे कॉल कर सकते हैं 1926 पे, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे देखेंगे जो वुमेन पावर लाइन है, वुमेन पावर लाइन, जिसको हम लोग कहते हैं क्या, 1090, जो ऊपर लिखा था ये, नहीं 1090 है ना ये, हाँ 1000 ये 90 है। तो ये क्या 1090 है कि अगर महिलाओं संबंधित कोई दिक्कत अगर होती है, ठीक है ना, यानी कि उनके कोई अत्याचार या इस तरीके कोई मामला है, तो आप 1090 पे फोन करिए, आपकी सहायता तुरंत की जाएगी, ठीक है ना, आपकी सहायता तुरंत की जाएगी, ठीक। तो ये आपका ये ध्यान रखिएगा, महिला हेल्पलाइन नंबर इतना है, ठीक है। और फायर ब्रिगेड को फोन करना है, ठीक है ना, फायर ब्रिगेड, फायर ब्रिगेड, इसके लिए टोल फ्री नंबर क्या है, 101 है, ठीक है, इस पे कॉल करेंगे आप, ठीक है। बाकी पुलिस के लिए तो 112 करते ही करते हैं, है नहीं, ठीक। तो ये आपको इतना ध्यान रखना, इतने ही नंबर होने चाहिए, हाँ तो इतने ही है, ठीक है। तो इसलिए आप ध्यान रख सकते हैं। आगे जाइए, अयोध्या में गुलाब बाड़ी मकबरे में अवध के किस नवाब की कब्र है, किस नवाब की कब्र है भाई, सुजाउद्दौला, मोहम्मद अली, निजामुल मुल्क, बुरहान उल, ठीक है। तो इसमें देखिएगा जो ये सुजाउद्दौला का भाई ये तो मकबरा है वहां पे, ठीक है, क्योंकि ये ध्यान रखेंगे कि ये अवध के क्या थे, तीसरे नवाब थे, ठीक है, अवध के तीसरे ये नवाब थे, जो मुझे लग रहा है कि 1754 से लेकर 1775 के आसपास में इनका क्या रहा है, कार्यकाल था, ठीक है ना। ये 1754 से लेकर 1775 तक इनका क्या रहा, कार्यकाल रहा था, ठीक है। सुजाउद्दौला, ठीक है, सुजाउद्दौला ये वही इंसान है जिन्होंने क्या किया था कि जो नवाब थे, अवध के जो नवाब थे, उनकी राजधानी इन्होंने फैजाबाद से लखनऊ क्या की थी, यानी अवध ट्रांसफर की थी, ठीक है ना। तो ये सवाल आता है कि सुजाउद्दौला ने ही क्या किया था कि जो राजधानी आपकी फैजाबाद में थी उसको कहां पे, लखनऊ में क्या किया था, इसको ट्रांसफर किया था, ठीक है। तो इनको ध्यान रखना। और बुरहान उल मुल्क, ये मुझे लग रहा है कि जो आपके यहाँ के पहले नवाब थे सादत खां, उनका क्या है ये उपाधि एक प्रकार की थी, ठीक है। तो गुलाब बाड़ी जो मकबरा है, गुलाब बाड़ी जो मकबरा है, ये मकबरा का संबंध किससे है, सुजाउद्दौला से। अयोध्या मतलब फैजाबाद, क्या हो जाएगा, अयोध्या मतलब फैजाबाद हो जाएगा। उसके अलावा अगर मैं यहाँ पे बात करूं, देखो भाई जो एक क्या है, ये 84 गुंबद
84 गुम्बद एक प्रकार का, ये भी क्या है, मकबरा ही है, 84 गुम्बद, ठीक है, ये भी क्या है, एक प्रकार का मकबरा भी है, मकबरा। ये कहाँ पे है तो बताएंगे, ये है कालपी, एक कस्बा पड़ता है कालपी, कहाँ पे, जालौन में, जो कहीं ना कहीं बीरबल का जन्म स्थान भी है कालपी वाला, ठीक है। तो ये 84 गुम्बद मकबरा यहाँ पे है। मुझे लग रहा है कि ये जो कह सकते हैं कि खिलजी वंश है, उनसे ये संबंध रखता है ये मकबरों का, ठीक है। तो ये मकबरा, ये भी ध्यान रखेंगे ये कहाँ पे है। उसके बाद में दूसरा मकबरा की हम लोग बात करते हैं, तो एक आप देखेंगे प्रयागराज में, ठीक है ना, प्रयागराज में भी क्या है, एक आपका मकबरा है जिसे तो खुसरो बाग भी कहते हैं, ठीक है, क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं खुसरो बाग। तो खुसरो बाग भी क्या है, एक प्रकार का, ये क्या है, आपका मकबरा है, और ये कहाँ पे हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका प्रयागराज में हो जाएगा, ठीक है, प्रयागराज में हो जाएगा। तो खुसरो बाग क्या है, एक प्रकार का मकबरा है, ये कहाँ पे हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका प्रयागराज में हो जाएगा। इसके अलावा अगर और भी देखना चाहे मकबरों को लेकर हम, तो क्योंकि ताजमहल भी क्या है, एक प्रकार का मकबरा भी है, ठीक है ना, और ये कहाँ पे है, ये आपको मिल जाएगा, आपका कहाँ पे, आगरा मिल जाएगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, 84 गुम्बद मकबरा ये कहाँ पे हो गया, कालपी जालौन में हो जाएगा, ठीक है। तो ये इंसान जो होंगे पहले, ये जो सदाउद्दौला की हम लोग अगर बात करेंगे, तो ये इन्होंने क्या किया था कि जो आपका कह सकते हैं कि अवध के जो नवाब थे, ठीक है, तो अवध के नवाब या नवाबों की जो राजधानी थी, जो कैपिटल थी राजधानी, तो इन्होंने क्या किया था कि जो फैजाबाद है, फैजाबाद यानी अयोध्या, ठीक है, यानी कि फैजाबाद से कहां पर, लखनऊ लाया था, ठीक है ना। तो ये वहां से वहां इसको राजधानी को क्या किया था, ट्रांसफर किया था। उत्तर प्रदेश अग्निशमन विभाग का तृतीयक उद्देश्य कौन सा है। अच्छा देखो, आपने इससे पहले आपने क्या पढ़ा कि जो उत्तर प्रदेश की अग्निशमन जो विभाग है, ठीक है, उसका जो उद्देश्य वाक्य था, जो आदर्श वाक्य था, हमने पढ़ा था कि हम बचाने के लिए आपके क्या है, तत्पर हैं, इस तरीके से था। लेकिन अब यहाँ पे क्या है कि लिखा है कि उत्तर प्रदेश विभाग जो है अग्निशमन, इसके तृतीयक उद्देश्य क्या है। तो हम बात करें कि उत्तर प्रदेश, अच्छा इसमें ठीक है, तो इसमें तीसरा आपने पूछा ना, तीसरा है तो बचाव और संरक्षण, ये हो जाएगा कौन सा, ये तीसरा हो जाएगा, बचाव और संरक्षण, ठीक है ना, क्या हो जाएगा, बचाव और संरक्षण। लेकिन यहां पे देखिएगा, जो उत्तर प्रदेश जो अग्नि शमन विभाग, ये कब से अपना काम करना शुरू कर दिया है, 1944 से इसने काम करना अपना शुरू कर दिया है। लेकिन आप देखेंगे तृतीयक उद्देश्य की बात करता है, तो इसके उद्देश्य हैं 3। कितने उद्देश्य हैं इसके, इसके उद्देश्य हैं भाई कितने, तो 3। अब 3 उद्देश्य आपको ध्यान रखने चाहिए कि तीनों का अपना क्या उद्देश्य है, जरा देखो। तो इसका जो हमने पढ़ा है कि जो इसका पहला उद्देश्य है, ठीक है ना, इसका क्या है, पहला उद्देश्य होगा वो क्या होगा, वो होगा जीवन बचाना, ठीक है, पहला क्या है, जीवन बचाना, जीवन बचाना, ये पहला उद्देश्य है। दूसरा क्या है कि जो आपकी राष्ट्रीय और सार्वजनिक संपत्ति है, उसको क्या करना, संरक्षण या बचाना, ठीक है। दूसरा क्या है, दूसरा इसका उद्देश्य है क्या कि राष्ट्रीय और सार्वजनिक, ठीक है, संपत्ति बचाना, ये दूसरा इसका उद्देश्य है। और तीसरा क्या है इसका, बचाव व संरक्षण, तीसरा क्या है, बचाव व संरक्षण। तो इस विभाग के 3 उद्देश्य मैंने तीनों यहाँ पे क्या कर दिए हैं, लिख दिए हैं, ठीक है, तीनों लिख दिए हैं। क्या आपको बात ये समझ में आ रही है, ठीक है। बाकी इसका आपने लिखा था आदर्श वाक्य, तो आपने को पढ़ा ही है ना, ठीक है, कि हम भाई क्या है, बचाने के लिए सेवा करते हैं, ठीक है ना, ये तो था ना आदर्श वाक्य। इसका क्या है, किसका, हम बचाने के लिए सेवा करते हैं, ठीक है ना। तो इसका आदर्श वाक्य क्या था, इसका देखो आदर्श वाक्य क्या था कि हम बचाने के लिए क्या सेवा करते हैं, ये इसका क्या है, आदर्श वाक्य है।
इसको भी आपको ध्यान रखना चाहिए, इस आदर्श वाक्य को, ठीक है। तो ये ध्यान रखेंगे। चलिए अगले सवाल पे। अगला है कि उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में सरधना मेला लगता है। तो सरधना मेला, सरधना एक जगह भी है, ठीक है, और कहां पर, ये मेरठ में है, जिसका संबंध ईसाई समुदाय से है, ठीक है ना, क्रिश्चियन से संबंध है सरधना, ठीक। आगे ये उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले का प्रसिद्ध लोक नृत्य कौन सा है। अब देखो स्पेशली पूछ लिया है कि मतलब गाजीपुर का बताओ, ठीक है, गाजीपुर का। तो मुझे लग रहा है ऐसा कि आप जब पढ़ते हैं उत्तर प्रदेश के लोक नृत्य तो उसको हम कई बार बांट के पढ़ाते हैं कि बुंदेलखंड का लोक नृत्य कौन सा है, पूर्वांचल का कौन सा है, अवध का कौन सा है, ठीक, उसके अलावा पश्चिमांचल का कौन सा है। तो ये कहीं ना कहीं पूर्वांचल वाले में ये आएगा, क्योंकि गाजीपुर तो पूर्वांचल का ही जिला है, तो इसलिए यहाँ पे क्या हो गया, धोबिया नृत्य। तो धोबिया जो नृत्य है, इसमें जो धोबी समुदाय के लोग होते हैं, वो धोबी समुदाय के लोग और जो उनके जो गधे होते हैं उनके बीच में ये संबंधों को दर्शाया जाता है, दिखाया जाता है, ठीक है। तो ये धोबिया हो जाएगा। बाकी यहाँ पे देखेंगे भवई ये गुजरात का है, कालबेलिया राजस्थान का है, घूमर भी राजस्थान का है, ठीक है। हालांकि होने के लिए तीनों राजस्थान के हैं, लेकिन ये जो भवई है ये राजस्थान गुजरात दोनों का है। तो ये दोनों कहाँ के हैं, ये स्पेशली दोनों हैं राजस्थान के। कहाँ के, राजस्थान के। भवई जो है ये गुजरात में भी होता है और ये साथ साथ में राजस्थान में भी इसको किया जाता है, ठीक है। तो गाजीपुर को ध्यान रखना, ये कौन, धोबिया, ठीक है। जैसे आपने पढ़ा होगा कि एक प्रकार का जो चौरसिया जो एक प्रकार का लोक नृत्य है, ये कहाँ का है, ये जौनपुर का है। ये कहाँ का है, जौनपुर का है, ठीक है। यही लिख लेते क्या, देखो अगर ऐसे आ जाएगा चौरसिया, ठीक। ये लोक नृत्य ये किस जिले का है, तो बताएंगे ये है जौनपुर का है। हाँ हो जाएगा, ये जौनपुर का हो जाएगा, ठीक है। चलो अब आते हैं उत्तर प्रदेश के किस जिले में बटेश्वर मेला लगता है। देखो बटेश्वर मेला सबको पता है कि बटेश्वर मेला एक पशु मेला है जो कि आगरा में लगता है, और आगरा का ही शहर है बटेश्वर, तो ये आगरा में ही लगता है, ठीक है। तो बटेश्वर मेला ध्यान रखना एक कैसा मेला है, एक भाई पशु मेला है, ठीक है, पशु मेला है। एक नौचंदी मेला बहुत सुना होगा आपने, नौचंदी मेला, जो कि ये कहाँ लगता है, मेरठ में लगता है, ठीक है, मेरठ में लगता है, ठीक है, ये मेरठ में लगता है। बाकी यहाँ पे अगर आप देखेंगे इसमें सीतापुर, सीतापुर बहुत फेमस स्थल है, आपने पढ़ा होगा, ठीक है, खासकर नैमिषारण्य, ठीक है, और मिश्रिक, ठीक है, जो दधीची आश्रम कहाँ है, मिश्रिक में, और बाकी नैमिषारण्य जो है वो आपने पढ़ा होगा, उसे क्या बोलते हैं हम लोग, तो उसे कहते हैं कि 30,000 तीर्थों का स्थान भी कहते हैं, ठीक है, इस तरीके से। और 84,000 ऋषि मुनियों को तपोस्थली भी कहते हैं नैमिषारण्य को, ठीक है। तो ये ध्यान रखें, बटेश्वर मेला कहाँ लगता है, आगरा में, ठीक है। और देखते हैं भाई आज का हम अंतिम सवाल, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का प्रसिद्ध लोकगीत कौन सा है। उत्तर प्रदेश का पूछा है कि लोकगीत ये कौन सा है, ठीक है। तो देखो उत्तर प्रदेश का जो फेमस लोकगीत है वो कौन सा है, आप देखेंगे बिरहा, ठीक है ना। बिरहा जो होता है एक प्रकार का विरह भाव में होता है, और ये स्पेशली किसी एक समुदाय द्वारा किया जाता है, खासकर जो कह सकते हैं कि ये खासकर अहिर यानी कि यादव समाज द्वारा ये किया जाता है, ठीक है ना। और ये जो विरहा होता है ये कहीं ना कहीं भाई ये बिल्कुल सच्चा मतलब वास्तविक घटना पे आधारित होता है, ठीक है ना। और ये कैसा होता है, विरह के भाव में ये होता है, ठीक है। ये कैसा होगा, विरह के भाव में इसे किया जाता है, ठीक। तो क्या हमें ये बात समझ में आ गई, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखिएगा इसके संदर्भ में, ठीक। तो ठीक है, फिर ये हमारे कितने हो। अच्छा इसके अलावा भी कुछ और भी देखो हमारे पास क्या है, प्रसिद्ध लोकगीत हैं, ठीक है ना। और उनकी हम बात करें, जैसे आपने एक पढ़ा होगा खासकर सोहर, ठीक है ना। एक होता है क्या आपका सोहर, तो जो सोहर है ये क्या होता है, पुत्र के जन्मोत्सव पर, ठीक है, जन्मोत्सव पे होता है खासकर ये सोहर, जो खासकर अवध और बनारस वाले क्षेत्र में ये किया जाता है सोहर, ठीक है। बाकी कौन होगा, बिरहा, ठीक है। बाकी चैती भी गाया जाता है, ठीक है, पूर्वांचल में चैती भी चलता है, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे पास कितने क्वेश्चन ये हो गए, टोटल 20 क्वेश्चन हो गए जो पिछले साल ये आए थे, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, आज के लिए इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग।